स्वागत है आप सबका मानसरोवर पॉडकास्ट में। आज मैं एक कहानी जो पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है बेटी। इसकी लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। और कहानी के बाद चर्चा के लिए मेरे साथ हैं वैष्णवी शर्मा, जो मेरी धर्मपत्नी भी हैं। और कहानी पढ़ने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम बेटी। धूल नहाए पैरों में जिस रेत भरे रास्ते पर मैं चल रही थी वो तनिक भी अजनबी नहीं था। यहां होकर तो मैं अपने बचपन में रोज स्कूल जाती थी। गांव से सारे विद्यार्थी सुबह सवेरे ही बस्ता लादकर चल देते थे और भाग भाग कर स्कूल के घंटा बजने का वक्त पकड़ ही लेते थे। मैं मन ही मन बड़ी दुखी होती थी। मेरी माँ को भी ना जाने क्यों मुझे पढ़ाने की धुन सवार है। मेरी सहेलियां पढ़ाई से मुक्त गांव में ही उपले थापती, जाड़ों की धूप में बैठी खिलखिलाती, रोटी बनाना सीखती और गीत गाती। इन सभी कलाओं से वंचित होने का दुख मेरे नन्हे कलेजे में हर वक्त सालता था। जिस राह से मैं स्कूल भागी हुई जा रही होती थी उसी रास्ते पर मेरी अभिन्न सखी मुन्नी के खेत थे। वो वहीं अपने पिता के साथ खेतों में बुआई कराती मिलती, कभी पानी लगा रही होती और कभी रहट हाँक रही होती। मुझे मुन्नी से ईर्ष्या होने लगती थी कि उसके मज़े हैं। चाहे जब घर चली जाएगी रोटी खाएगी और फिर खेलेगी, बस। एक मैं हूँ, सारे दिन पढ़ाई में लगी रहूँगी। कभी ना याद होने वाला इतिहास, भूगोल को मास्टर जी के डर से ज़ोर ज़ोर से रटूंगी, फिर 4 किलोमीटर पैदल चलूंगी, तब कहीं लौटकर घर का दरवाज़ा देख पाऊंगी। भूख के मारे अलग बुरा हाल। लौटकर ही मुन्नी से मिलना हो पाता था। मुझे देखते ही वो भागकर मेरे घर आ जाती। फिर जिस ललचाई निगाह से मेरे बस्ते की ओर देखती, मुझे आज भी उसकी वो ललक दृष्टि याद है। लेकिन उस समय वो मुझे निरी मूर्ख लगती। भला पढ़ाई के लिए क्या ललकना। मेरे ख्याल से उस समय पढ़ाई से ज़्यादा नीरस कोई दूसरा काम नहीं था। लेकिन मुन्नी हमेशा मेरी किताबों को उलट पलट करती रहती। मेरी और उसकी रुचियां सर्वथा भिन्न होते हुए भी हम न जाने किस सूत्र से एक दूसरे से बंधे हुए थे। उसे छोड़कर मुझे स्कूल जाना ज़रा भी नहीं रुचता था। बहुत बार मैं स्कूल के रास्ते में मुन्नी के खेतों पर रह जाती और उसके साथ रहट हकवाती। कितनी बार उसकी माँ से भी मिन्नत की थी, चाची मुन्नी को स्कूल भेज दो ना। अरे बेटिया क्या कहती हो, वो लड़की जात कहाँ जाएगी और क्या करेगी पढ़ लिख कर। तुम्हारी बात और है वसुधा, अकेली औलाद, बेटा बेटी तुम ही हो अपनी माँ की, सो जिंदगी भर पढ़ो तो कोई कुछ नहीं कहने वाला, न बाप न भैया। इतना लंबा तर्क सुनकर मैं भी चुप हो गई। क्या कहती इसके आगे। मैंने भी सोच लिया मेरे पढ़ने का यही कारण है, नहीं तो माँ मुझे भी घर का काम सिखाती। वो लड़कपन था, शिक्षा का लाभ मुझे दिखता भी कैसे। इतवार का दिन था, मैंने भाल धोए थे, सुखाने छत पर पहुंच गई। मुन्नी के घर की छत से ही हमारी छत भी मिली थी। कुछ ही क्षण पश्चात मेरे कानों में मुन्नी की आवाज़ पड़ने लगी। अम्मा तुम मेरे साथ जो कर रही हो वो कुछ अच्छा नहीं कर रही। तुम 5-5 लड़कों को पढ़ा सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे घर अकाल है। मेरी किताब कॉपी के पैसे तुम्हें भारी हैं अम्मा। रोज एक ही बात की हट करती है तू। हमने कह दिया ना नहीं पढ़ा सकते तुझे। उसकी माँ ने एक बात खींच के कह दी थी। क्यों नहीं अम्मा, मुझे क्यों नहीं। चुप होती है कि नहीं, बहुत जवान चल गई है तेरी। तू लड़कों की बराबरी करती है। बेटे तो बुढ़ापे की लाठी हैं हमारी, हमें सहारा देंगे। तू पराए घर का दलिद्दर, तेरी कमाई नहीं खानी हमें। कह दिया, कान खोल कर सुन ले। मुन्नी इसके आगे क्या कहती। एक ही हाँक में चुप हो गई। मैं इतना तो अवश्य समझती थी कि मुन्नी बड़ी चतुर और बुद्धिमान लड़की थी। अगर उसे पढ़ाया जाता तो वो अति प्रतिभाशाली छात्रा साबित होती। अपने भाइयों के मुकाबले वो कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। पढ़ाई के अतिरिक्त मुन्नी उन सारी विद्याओं में पारंगत हो गई थी जिन्हें सीखने का जरा सा भी अवसर वो पा सकी। उसकी जैसी पाक कला मुश्किल से ही देखने को मिलती। ढोलक पर थाप देकर गाना उठाती तो गली में चलते लोग एक पल को रुक जाते। पड़ोस में पंडित जी के हितेश की शादी में जब मुन्नी नाची थी तो मुझे अपनी सारी विद्या धूल नजर आने लगी थी। कैसी वाह वाह हुई थी उसकी। उसकी देह में अभूतपूर्व सौंदर्य जगमगा उठा। कमर की लचक के साथ ही घाघरा ऐसे घूम रहा था मानो जमीन नाच उठी हो। सिलाई कढ़ाई में अति प्रवीण वो मेरी सखी पूरे गांव में अपना लोहा मनवा चुकी थी। वो अपनी अम्मा की सारी जिम्मेदारी उठाकर घर का सारा काम करती रही।
मुंह अंधेरे भाइयों के लिए पराठे सेकती रही, उन्हें स्कूल भेजती रही, उनके कपड़े धोती रही, पिता के साथ खेत में काम करती रही और बासी कूसी रोटी खाकर चंद्रकला सी बढ़ती रही। फिर भी ब्याह के कारण अपने माता पिता की चिंता का विषय बनती रही। लेकिन चाचा को मुन्नी की शादी के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। वो रूपवती गुणवती बड़ी सरलता से अपनी रिश्तेदारी में ब्याह होकर चली गई। जब वो गई तो मुझे लगा था कि जैसे मेरा कलेजा आधा कटकर रह गया हो। मुझे जितना कष्ट हुआ था उसकी माँ उतनी ही आश्वस्त हो गई थी। मुन्नी के जन्म से ही जिस भार को उन्होंने महसूस किया था उससे मुक्त हो जाना अपने में एक अहम काम था। अब क्या था, चाचा चाची के यहाँ सिर्फ लड़के रह गए थे। उनका क्या, चेक हैं, कभी भी बुना लो, अपनी मनमर्जी पर निर्भर है। यही धारणा उनके लिए आनंददायी नहीं थी। मुन्नी गांव आती जाती तो थी, मायके आने की रस्म अदा करने बस। चाचा चाची तो उसे ब्याह कर गंगा नहा चुके थे। वो आती तो एक धोती और डलिया के समान का वजन ही पड़ जाता चाचा पर। बेटी दे ही क्या सकती है, लेकिन उसके मन में माँ के प्रति जो लगाव था, पिता के वात्सल्य का अथाह सागर था, उस पर किसी की दृष्टि कहाँ जाती थी। वहां तो पुत्र मोह का ऐसा ताना बाना बुना पड़ा था जिसमें से मुन्नी झांक तो सकती थी, लेकिन उसके पार माता पिता के स्नेह आंचल तक पहुंच नहीं सकती थी। समय बीतने लगा, लड़कों की शादियां होने लगी। पढ़ाई लिखाई में ऐसा खास तो कोई लड़का निकला नहीं। एक अवश्य जूनियर इंजीनियर हो गया था, वो सबसे बड़ा था। ब्याह भी खूब दान दहेज के साथ हुआ उसका। चाची के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन दूसरी बार आकर ही बहू ने सारा सामान समेटा और ऐलान कर दिया कि इस गंवाई गांव में वो एक पल भी नहीं रह सकती। लड़का बीवी का सामना कहाँ कर सकता था। दबी जुबान से उसके समर्थन में ही खड़ा हो गया। अगले दिन ही दोनों हल्द्वानी को विदा हो गए। एक बार आया तो वो नकद रुपए भी ले गया जो चाचा ने उसकी ससुराल से दहेज स्वरूप प्राप्त किए थे, किराए के मकान की मुश्किलें दिखाकर तथा नया फ्लैट लेने की योजना बताकर। विवाह होते गए, बहुएं आती गईं, लड़कों के तेवर बदलते गए। दूसरे नंबर का लड़का वहीं गांव में ही दुकान करने लगा था। अतः जाता कहाँ, लेकिन उसकी बहू असल बनिए की बेटी आई। चाचा चाची की चाय चीनी तक का हिसाब भी बड़ी तंग दिली से रखने लगी। अतः चाची उस कुल वधू से अलग चूल्हा करके बैठी। इस प्रकार कोई किसी तरह तो कोई किसी बहाने सब अपना अपना अलग घोंसला बना बैठे। चाचा चाची निपट अकेले न्यारे पूत पड़ोसी दाखिल हो गए। मुन्नी के रहते चाची ने तवे पर चंदिया नहीं डाली थी, लेकिन बुढ़ापे में तो खटना लिखा था। आंखें साथ नहीं देती थी, धुंधला दिखने लगा था, घुटने के जोड़ अलग अलग अकड़ने लगे थे। लड़कों के साथ बुढ़ापे ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इसके अलावा 5-5 बहुओं की सास अपनी 4 रोटी अलग डाले, इस तौहीन का दंश कहीं गहरे टीसता था। आस पड़ोस में निकलने में भी झिझक लगती थी। अभी तक तो 5 पुत्रों की मां होने की ठसक में अकड़ रही थी, सिर उठाकर चली थी और मोहल्ले में सौभाग्य की प्रतीक बनकर रही थी। कर भी क्या कर सकती थी। कभी कभी चाचा ही उफन जाते। अरे घर घर चूल्हे मिट्टी के हैं, आजकल कौन किसी की मानता है, कहकर चाचा को शांत कर देती। बहुत दिनों बाद मैं अब की बार गांव आई थी। अपने घर थोड़ी देर बैठकर ही चाची की कुशल क्षेम लेने मैं उनके घर पहुंच गई। चाची, मैंने आवाज़ दी लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। हालांकि द्वार में घुसते ही वो मुझे आंगन के पार चौके में बैठी दिख गई थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन फिर पूर्ववत चूल्हे की ओर झुक गई। चाची, कौन है? धुंधुआते चूल्हे को प्रज्वलित करने का प्रयत्न करते हुए ही बोल रही थी। पनियाती मोतियाबिंद उतरी आंखें शायद मुझे देख नहीं पा रही थी। वे मुन्नी की माँ, जिनकी वो कैसी सेवा करती थी, आज ऐसी लाचार। वसुधा बेटी, कब आई? आंखें अंधी हो चली हैं, दिखाई कहाँ देता है बेटी, सो तुम्हें देख नहीं पाए हम। इधर उधर की बातें करती रही उनसे। जल्दी ही मैंने पूछ लिया, चाची, मुन्नी कब से नहीं आई? मुन्नी कैसे आवे बिटिया, भाभी भौजाइयों का घर, यहाँ हम भी निभ जाएं यही बहुत है। अरे क्या बताएं बेटी, हमारे बनाए घर में से हमें ही निकालने को फिरती हैं ये बहुएं। खेती पाती बांट ली, घर भी ले लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? तुम न्याय की कहना वसुधा। लड़के कुछ नहीं कहते चाची, उनकी क्या पूछो बिटिया, घोर कलयुगी हैं, बहुओं के गुलाम हो गए हैं नासपीटे। चाची क्रोध का लावा उगलते हुए तैश में बोल रही थी। मैं भी उनके साथ दुखी हो उठी। कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि 5 ऐसे निकल जाएंगे।
हमारी उम्मीदें ही हमें कहीं का नहीं छोड़ती। ये मोहजन्य पीड़ाएं वृद्धावस्था को और जर्जर करके रख देती हैं। मुन्नी को चिट्ठी लिखवाई है बिटिया, पर अपनी घर गृहस्थी से उसे भी कहाँ फुर्सत होगी। वो ये कहकर अपने मन को ही तसल्ली दे रही थी। बेटी से किसी प्रकार की आशा उन्हें थी या नहीं, मैं कह नहीं सकती, लेकिन जिस दिन मुझे इस गांव से लौटना था, हितेश दौड़ा दौड़ा आया था मेरे घर। वसुधा, मुन्नी आ गई है, तुझे पूछ रही थी। सुनते ही मैं उसके घर की ओर भागी थी। देखा कि वो सामने से चली आ रही है। अरे वसुधा, खूब मिली अब की बार, कहती हुई वो मेरे गले लग गई। आंखें छलछला उठी हम दोनों की। इस सखी भाव में भी न जाने कितने सागर समाये होते हैं। जब से गांव आई हूं मुन्नी, तुझे ही याद कर रही हूं। मेरे आने का तो था नहीं वसुधा, अम्मा की चिट्ठी पहुंची तो अपने को रोक नहीं पाई। साथ अपनी बेटी को भी ले आई हूं, वो यहीं रहेगी, अम्मा की रोटियां बना दिया करेगी। अम्मा को दिखाई नहीं देता ना। कहते हुए मुन्नी फफक कर रो पड़ी। देर तक खड़ी रोती रही। मैं उसे बहलाती रही। रो मत मुन्नी, अच्छा किया तूने, लेकिन मूर्ख, ये उसके पढ़ने की उम्र है, यहां पढ़ेगी कैसे। वसुधा, तू भी तो यहीं रहकर पढ़ी थी, ऐसे ही वो भी पढ़ लेगी, कहकर वो अपनी रक्ताब आंखें पहुंच रही थी। तो ये थी आज की कहानी बेटी। तो हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी, कैसी लगी? It was really nice, very very layered, and in the end, how she sent her own daughter to do the same thing, which she did not like doing. Yeah. So it's sort of like a repeating cycle. Yeah. What do you think about it? Like, do you think her daughter will actually study there? Do you think she's serious about her daughter's education? इसमें मैं आई फील बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं। Yeah. माँ, बहुएं और बेटी, और कहानी का नाम है बेटी। Yeah. तो आई थिंक ये जो इंडिकेशन है और जो हमें देखने को भी इसमें मिलता है कि हम अपनी बेटियों को और बहुओं को अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। तो जैसे उसने अपनी चाची ने मुन्नी को ट्रीट किया, अपनी बेटी को ऐसे ट्रीट किया, वो मुन्नी अपनी बेटी को ही वही जगह पे लगाना चाहती है। वो मतलब वही, वो क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो बहुओं के साथ वो नहीं कर पा रही कंपटीशन। तो एक अजीब वो है इसमें, क्योंकि एक कहीं पे मुझे ये भी लगता है कि बहुओं के बारे में हम जिस तरह से उसमें लिखा है कि वो सारी मतलब सॉर्ट ऑफ वो सेल्फिश हैं और पति उनके साथ मिल गए, कहीं ना कहीं वो भी नारी हैं, कहीं वो भी सेम जेंडर की बात हो रही है। तो उस दोनों के बीच में डाइकोटोमी है, बहू वर्सेस बेटी। बट आई फील दिस इज़ मोर अबाउट हाउ वी कंसिडर अपने घर की बेटियों को मच ईजियर टू मैनिपुलेट और व्हाटएवर। I mean, that's what I think from the story. But yeah, it is. Yeah, I think it's about I think there's one aspect we are seeing from the Chachi's side. But of course, the Bahu are also, maybe they're like just evil, or maybe they actually have their reason. Maybe she was expecting them to be selfless and also like slog away at home, taunting them. We don't know. I mean, there's a possibility that they were like evil. There's the possibility that the Chachi was a difficult woman to live with, and the Munni was actually very complacent and submissive. So she was expecting that same behavior from every woman. Yeah. But they had that clash because of this reason, I think. So I don't think the Bahue were necessarily evil. I think we're just getting a very narrow perspective here. But I think there would be more to that side of the story too. But yeah, it was I was shocked in the end that Munni, who wanted to study so hard, that was her whole aim, she was so talented, and for her own daughter, the love for her own daughter, I thought that would be more than getting acceptance from her parents and the love for her parents. यहीं पे वो चीज़ आ जाती है ना कि would you perpetuate the cycle or would you stop the cycle? Yeah. ये मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से इतना मुझे मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम थिंग, इट्स नॉट, बट जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं, हमारी फर्स्ट ईयर में रैगिंग हुई बहुत सारी, बहुत, और काफ़ी एक्सट्रीम रैगिंग हुई थी। इट वाज नॉट ग्रेट टाइम, हल्की फुल्की नहीं, काफ़ी ज़्यादा, हॉस्टल में रहते थे। तो जब हुई उस टाइम पे रैगिंग हो रही थी, मुझे इतना बुरा लगता था। इट वाज फिजिकल ऑल्सो, देयर वाज अब्यूज़। तो मुझे ये लगता था कि, और हमारी जो रैगिंग हो रही थी फर्स्ट ईयर्स में, उसमें भी दो ग्रुप बढ़ गए थे। एक ग्रुप वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि जैसे ही हम सेकेंड ईयर जाएंगे हम रैगिंग लेंगे,
और एक ग्रुप था जिनमें मैं था और कुछ मेरे जैसे लोग थे जो हम ये चाहते थे कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए। Yeah. तो हम जैसे ही जाएंगे सेकेंड ईयर में हम रोकेंगे। तो ये एक साइकिल को रोकने का और साइकिल को कंटिन्यू करने का, आदमी के ऊपर, इंसान के ऊपर जब आप अब्यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक, ये दोनों में से एक फीलिंग होती है। Correct. तो कहीं ना कहीं ये उससे मतलब सिमिलर मुझे यहाँ पे भी ये बात लगी कि वो जानती है कि वो तोड़ नहीं सकती है साइकिल। तो मुन्नी ने अपनी बेटी को भी, और वो उसकी माँ का एटलीस्ट मुन्नी के ऊपर इतना वो है, और मुन्नी भी जानती है उसका किसी और पे कंट्रोल होना हो लेकिन उसको अपनी बेटी पर है। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो इट इज़ लाइक शी इज़ नॉट ब्रेकिंग दैट साइकिल, बट yeah, she's it carrying is the mother's curse. Yeah. Yeah, it was a very beautiful story, and you know, like even the friendship between the two women who are so different, but you know, they are such great friends. I think even I have experienced that, like, you know, a lot of times in your childhood especially, you grow up to be so different, but that love still remains strongly. It's always there. So that was a beautiful angle. एंड वो ये कि इसमें बहुएं वर्सेस बेटी करने की भी कहाँ से आती है, क्योंकि एट द एंड, एट द टॉप इज़ वही पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की आपको एम्प्लॉय कर रही है, एंड बोलते हैं वो दिस थिंग कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मेरे ख्याल से ये डायलॉग बनाया ही पेट्रियार्की ने है, जिससे कि आपस में फूट डाली जाए। जैसे हमारे वो ग्रुप में दो लड़के थे, हमारे आपस में झगड़े होते थे कि जो करना चाहते थे रह गए और जो हम रोकना चाहते थे रह गए। तो हम एक दूसरे के दुश्मन बना दिए गए थे एक सिस्टम द्वारा। सिस्टम था रैगिंग का सिस्टम गलत है। तो उसको उस बजाय उसके कि हम उससे लड़ें, हम आपस में लड़ रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम पुरुष सत्ता से लड़ें, हम बहू और बेटियों को लड़ाते हैं और ये सब सोचते हैं इस तरह से। आई थिंक मतलब वो एक एंगल भी है, बट that's definitely an angle, but in the case of your ragging versus in the case of women living in patriarchy, it's obviously it's kind of similar, but also in a way it's not as all encompassing. Like, you know, your life is not like completely that, but for like the society, patriarchy is like everywhere. It's really difficult. You can't escape it. It's very difficult, and you're definitely an outlier if you do it. But बट वही ऐसे ही धीरे धीरे करके शुरू हुई ये चीज़ें। कई साल पहले तक वोट नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, बहुत धीरे आ रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन बहुत चेंजेस हुए हैं, और कंपेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी एंड लाइक ईस्टर्न सोसाइटी, ओवरऑल चीज़ें बदल रही हैं। When the story began, actually I was hoping कि वसुधा मुन्नी को पढ़ाए, कि वो इतना देख रही है तो मतलब ऐसे उनका थोड़ा वो काइंड ऑफ होगा, बट वो उसका वो था कि बचपन में हमें खुद पर पढ़ने से परेशानी होती है, तो स्कूल जाना बुरा लगता है और वो स्कूल में अलग। तो वो बचपना की बात, और बट वो कहाँ लेके जाती है वो चीज़ उसको। इट्स हार्ट ब्रेकिंग की एंड में उसने वो किया, बट आई होप इट वाज नॉट एन एक्चुअल स्टोरी, बट इट साउंडेड लाइक कि it's very believable कि हाँ मतलब एक्चुअल में उनके साथ ऐसे होता है। बट मतलब उसका आई थिंक इन द एंड, लाइक व्हाट यू सेड, राइट, लाइक मुन्नी रादर देन अपहोल्डिंग वो द पेट्रियार्की या पुरुष प्रधान समाज में बनने के लिए वो नहीं किया उसने। उसका सिर्फ बहुत ज्यादा प्यार था अपनी माँ पर स्पेसिफिकली, और उसकी बेटी एक उसको ये भी पता था वो खुद नहीं आ सकती, क्योंकि वो उधर है। तो उसकी बेटी एक्चुअली इस चीज में पिस गई सच में। आई एम श्योर वो अपनी बेटी से भी प्यार करती है, और उसको ऐसे लगता होगा कि हाँ पढ़ाई होगी, बट फंक्शनली तो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली घर का काम करके पढ़ाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे कुछ लोग जो अपने बच्चों को अपने उनके नाना नानी या दादा दादी के यहाँ छोड़ने देते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बच्चों की लाइफ में एट द लेटर एज। लाइक वी नो सम पीपल दैट हैज़ इम्पैक्टेड कोई, तो that is obviously the cycle continues. Layer of abandonment also in addition to that, because you need your parents. I think obviously with the very senior grandparents it becomes very difficult. But very beautiful story. It was very layered and quite a lot said in a very short span. Alright, तो ये थी आज की कहानी बेटी मैत्रेयी पुष्पा की, और वैष्णवी और मैं शिवम अब आपसे विदा लेते हैं। अगली कहानी फिर लेके आएंगे, कोशिश करेंगे हर हफ्ते लेके आएँ। और आपका जो भी फीडबैक, आप कोई अगर कहानी सजेस्ट करना चाहते हैं जो हम पढ़ें और डिस्कस करें, या आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ रीच आउट एंड कमेंट एंड टेल अस व्हाट वुड यू लाइक। थैंक यू फॉर लिसनिंग इन, एंड सी यू।